नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, 16 दिसंबर के दिन बांग्लादेश के जो इंटरिम सरकार है, उसके जो चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने एक टेलीविज़न में एक भाषण दिया, अपने आवाम को उन्होंने एक भाषण दिया। 16 दिसंबर जो है वो विजय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। भारत मनाती है। क्यों मनाती है भारत? क्योंकि ना ये जो दिन है उस दिन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 1971 दिसंबर 16 के दिन पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल की थी और ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाया था भारत ने। और उसको बनाने के बाद भारत ने बांग्लादेश के आवाम को हस्तांतर किया, तो उसको विजय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। क्यों ना भारत ने जो है युद्ध जीता पाकिस्तान के खिलाफ और फिर एक नया देश बना के दिया बांग्लादेश के आवाम को। तो उस दिन जो है मोहम्मद यूनुस साहब, वहाँ विजय दिवस मनाया जाता है, तो मोहम्मद यूनुस साहब ने एक राष्ट्र को संबोधना करी। उसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में इलेक्शंस होगा। इलेक्शंस कब होंगे? इलेक्शंस होंगे 2025 के अंत में या 2026 के पहले भाग में। ये भी जो उन्होंने इलेक्शन का जो ऐलान किया है, ये एक दबाव में किया हुआ है। क्यों ना ऑपोजिशन पार्टीज जो है बांग्लादेश के भीतर, वो दबाव डाल रही है अंतरिम सरकार के ऊपर कि जल्द से जल्द इलेक्शन की जाए, क्योंकि ना एक डेमोक्रेटिक सेटअप के थ्रू एक गवर्नमेंट चुन के आए। लेकिन एक बात है, इसमें उन्होंने कोई एक तारीख का घोषणा नहीं किया हुआ है। अब दबाव के में आके उन्होंने ये घोषणा की, लेकिन प्रश्न आके यहाँ खड़ा होता है कि क्या इलेक्शंस होंगे, और अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या क्या कारण होंगे। तो मैं इस वीडियो में पूरे एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है अगले चंद दिनों में और क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि ना ये और भी दिलचस्प होगा। क्यों ना आखिर में आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या कारण है इसमें। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर कैसे है? एक तो प्रेशर है भारत से, क्यों ना भारत जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए भारत चिंतित है और दबाव डालने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर। उसके अलावा कई और देश जैसे कि अमेरिका, यूके, ये सारे देश भी चिंतित है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के भीतर। इतना ही नहीं, अभी अंदरूनी तो प्रॉब्लम्स हैं बांग्लादेश के, अब एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ा जो अभी बांग्लादेश के लिए सरदर्द होके खड़ा हुआ है वो है बर्मा, म्यांमार। अभी म्यांमार में क्या हुआ है, आप लोगों को तो हर किसी को पता है, म्यांमार में गृह युद्ध हो रहा है, एक सिविल वॉर का सिचुएशन है। वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि म्यांमार में क्या था। म्यांमार में 2021 तक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था उनका, और उस गवर्नमेंट को हेड कौन कर रही थी? ऑन सान सू की। वो वहाँ के हेड थी, जो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट थी म्यांमार की। तो 2021 में उनके यहाँ तख्ता पलट हो गया, आर्मी ने कू कर दिया और मिलिट्री हुंटा जो है उसने टेक ओवर कर लिया, और 2021 से आज तक मिलिट्री हुंटा जो है वो चला रही है सरकार। अब इस बीच जो है 2021 के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं उन्होंने सरकार जो मिलिट्री हुंटा के खिलाफ उन्होंने गृह युद्ध छेड़ दिया, और मिलिशिया जिसे बोलते हैं, 3 ग्रुप्स हैं वहाँ पे, उनको 3 ब्रदरहुड अलायंस भी बोला जाता है। ये उन्होंने अपना संघर्ष शुरू कर दिया मिलिट्री हुंटा के साथ, जो कि मिलिट्री सरकार चला रही है म्यांमार में। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि म्यांमार में अभी जो बांग्लादेश के साथ सटा हुआ जो स्टेट है म्यांमार के भीतर, उसको बुलाया जाता है रखीन स्टेट। उसका नाम है रखीन स्टेट, और उसमें क्या है, अरक्कन आर्मी जो एक मिलिशिया ग्रुप है, उन लोगों ने उस एरिया को, उस स्टेट को पूरा कैप्चर कर दिया। और वो जो स्टेट है वो एक बुद्धिस्ट
डोमिनेटेड स्टेट है। इसका मतलब उस रखिन स्टेट का जो पॉपुलेशन है ज़्यादा बुद्धिस्ट है, और ये एथनिक ग्रुप्स है। ये अराकन स्टेट के जो लोग हैं वो एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, और उन्होंने क्या किया हुआ है, ये अराकन आर्मी जो है उसको कब्जा कर लिया है। अब 271 जो है किलोमीटर जो है लंबा बाउंड्री है, वो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच यही रखीन स्टेट है। अब हो रहा है बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है? बांग्लादेश के लिए ये प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश जो है रखीन स्टेट से रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उनको मार के भगा दिया गया है म्यांमार से। वो आके शरणार्थी के तौर पे बांग्लादेश के भीतर रह रहे हैं। चिटागोंग में, चट्टोग्राम जिसे बोलते हैं, करीबन 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के भीतर रहते हैं। एक्चुअली में कहा जाता है कि ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं ओरिजिनली वो बांग्लादेश के लोग हैं पुराने दिनों से ही, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे वो गए थे, वहाँ बस गए थे। 1948 में म्यांमार का इंडिपेंडेंस हुआ, लेकिन वहाँ का जो पूरा है पॉपुलेशन है मोस्टली बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। तो बुद्धिज़्म जो है प्रोमिनेंट रिलीजन है म्यांमार का। तो अब हुआ क्या, तो यहाँ पे जो है राखीन स्टेट के लोग उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो ये रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको खदेड़ना शुरू कर दिया। वो आके बांग्लादेश में ले गए, शरणार्थी बन के रह गए वहाँ पे। और कुछ तो आप लोगों को पता है कि भारत में आए हुए हैं, और कुछ कहीं और थाईलैंड वगैरह की तरफ, मलेशिया की ओर जा रहे हैं, जिनको उनको खदेड़ के वापस किया जा रहा है। वो बात अलग है, वो कब और डिस्कस करेंगे। अब हुआ क्या है, अब ये हुआ है कि ये जो अरकान आर्मी है, जो अभी सबसे बड़ा जो वहाँ का रखीन स्टेट का शहर है मोंगदोह, उस शहर पे उसने कब्जा कर लिया है, बिल्कुल कॉक्स बाजार के बगल में, जो चिटागोंग में बांग्लादेश में है, उसी के बगल में उन लोगों ने अभी जमा पड़ा। और अब क्या हुआ है कि ये अराकन आर्मी बोल रहा है कि बांग्लादेश के जो इंतरिम सरकार है और बांग्लादेश के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो लोग अभी जो हैं वहाँ पे जो रोहिंग्याज हैं शरणार्थी के तौर पे, 10 लाख शरणार्थी है, तो उनको क्या कर रही है बांग्लादेश की गवर्नमेंट और जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको ट्रेन कर रही है। ऐसे भी उनके यहाँ रोहिंग्या के बीच उनके यहाँ 11 मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वहाँ बन चुका है। 11 मिलिटेंट ग्रुप्स, ये 10 लाख लोग जो रहते हैं बांग्लादेश के भीतर, उसमें 11 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। प्रोमिनेंट ग्रुप्स अराकन आर्मी के सोर्सेस से पता चला है कि उनका कहना है कि मोस्ट प्रोमिनेंट जो ग्रुप्स हैं, रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन, अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, अराकन रोहिंग्या आर्मी, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली ये कर रहे हैं कि ये रखाइन स्टेट में जो मुसलमान अभी हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अटैक करने पे। जो हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। और उसके अलावा ये जो रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश के भीतर, वहाँ पे मैंने कहा था ना कि अलकायदा का ग्रुप्स जो है वहाँ पे पनप रहे हैं। तो जैसे कि अंसरुल्लाह बंगला टीम एक था ग्रुप, उसका एक जो हेड था उसको छोड़ दिया, उसका कनेक्शन है अलकायदा के साथ, तो वो, और ऊपर से जमात इस्लामी। तो ये अराकन आर्मी का कहना है कि ये लोग जो है रोहिंग्या का जो सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी पूरे जो हिंदू और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, बांग्लादेश के भीतर भी और रखीन स्टेट। तो ये है अभी सिचुएशन। अब जो 10 मिलियन लोग हैं उसके भीतर, वहाँ पे बांग्लादेश के भीतर कुछ तो है जो कि मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्यों ना, सही अच्छे लोग हैं, सारे लोग तो बुरे नहीं होते ना। तो वो लोग चाहते नहीं है कि ये मिलिटेंसी को पनपते दिया जाए और ये मिलिटेंसी करे, क्योंकि ना देखिए ओरिजिनली वो राखीन स्टेट से आए हैं। अब ये अगर अराकन आर्मी के कंट्रोल में आ गया है तो वो वापस नहीं जाने देंगे। तो अब यहाँ पे आके सिचुएशन खड़ी हुई है। और आपको अगर पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, ये जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश के भीतर, वहाँ के जो हेड है मोहम्मद यूनुस साहब, वो अभी दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं कि हमारे लिए ये बोझ बन चुके हैं और इनको जितनी जल्दी वापस भेजा जाए रोहिंग्या जो है बांग्लादेश के भीतर रह रहे हैं, और नहीं तो आप लोग फंड दीजिए मुझे, क्योंकि इनको खिलाना पड़ रहा है और इनका
जो है सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, देखभाल करना पड़ रहा है, तो आप लोग पैसे फंडिंग भी कीजिए और मेरी मदद कीजिए कि इनको वापस भेजा जाए। ये बात है। लेकिन अराकान और के लोग जो है, आर्मी के लोग जो है या उस राखाइन स्टेट के लोग, वो नहीं चाहते हैं कि वापस जाए, क्योंकि ये बहुत गंद फैलाते हैं वहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ये रोहिंग्या जो है। तो अब हुआ क्या है, जब ये मोंगदोह जो जगह है उसको लेने के बाद क्या हुआ, अभी जो है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच एक रिवर एक फ्लो करता है, एक नदी चलती है, उसका नाम है नाफ नदी। अभी जो है उसके थ्रू इधर से उधर ट्रेड होता था, म्यांमार से बांग्लादेश के बीच ट्रेड होता था, नौका इधर उधर जाता था। उसके अलावा मछुआरे मछली पकड़ते थे। अब हुआ क्या है, अब जो अराकान आर्मी जो है वो अभी क्या कर रही है, उस नदी में आना जाना प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि ना उनका जो हुंटा को उन्होंने हराया था, उसके जो बच्चे कुचे जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वो वहाँ से पलायन करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अभी इनका कहना है अराकान आर्मी का कि बांग्लादेश जो है रोहिंग्या को मछुआरे के तौर पे वो भेजना चाहते हैं, वो स्पाइंग कर रहे हैं उनके ऊपर और उनको ट्रेन करके भेज रहे हैं, किसी भी तरफ अगर म्यांमार के अंदर घुस गए तो वहाँ पे अराजकता फैलाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो गोली मार देते हैं अगर कोई वहाँ से गुजरता है। तो अब क्या है, ट्रेड भी बंद हो गया है और मछुआरे डर के मारे वहाँ जा भी नहीं रहे हैं नदी के भीतर वहाँ मछली पकड़ने। ये हालत है अभी। अब ये हालत जो है म्यांमार के भीतर, इसके अंदर म्यांमार के अंदर स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं। अब ये स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, जानते हैं, आइए। अब म्यांमार के भीतर जो है कई देशों का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब ये जियोपॉलिटिक्स, ये बहुत बड़ा गेम है, इसको समझना ज़रूरी है हर किसी के लिए, क्योंकि ना जियोपॉलिटिक्स में क्या हो सकता है। ये जो म्यांमार का जो लोकेशन है बड़ा ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मैं बताऊंगा आगे चल के। पहली बात तो मैं चाइना का क्या इंटरेस्ट है म्यांमार के भीतर, मैं वो बताऊंगा आपको। पहले 2021 में जब तख्ता पलट हो गया था म्यांमार में, तो मिलिट्री उंटा आ गई थी। तो मिलिट्री उंटा जब आ गई थी तो चीन का जो सरकार है उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती, हालांकि उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है मिलिट्री सरकार को जो म्यांमार में है, लेकिन उनके साथ उनका अच्छा ट्रेड रिलेशंस है और जो है वहाँ पे चाइना ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बिठाए हैं और बहुत ज़्यादा उनके साथ उन्होंने ट्रेड वगैरह शुरू करी है। लेकिन पिछले साल 2023 अक्टूबर में क्या हुआ, वहाँ पे रेबेलियन शुरू हो गया। तो जब रेबेलियन शुरू हो गया तो ये बॉर्डर के पास जो है इलाका, मिलिट्री उंटा ने इतना ज़्यादा वो उन्होंने अपना जो है जो बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन नहीं किया उन लोगों ने। तो उससे क्या हुआ, ट्रेड के दौरान बहुत सारे क्राइम्स होने शुरू हो गए। तो अब वहाँ पे रेबेलियन शुरू हो गई थी। बेसिकली जो देखिए म्यांमार और चाइना के बीच उनका जो बॉर्डर शेयर करता है करीबन 1250 मील, 1800 किलोमीटर के आसपास उनका बॉर्डर शेयरिंग है। तो इतना लंबा बॉर्डर है, उसके उस बॉर्डर में जब रेबेलियन, ये जो मैंने कहा था थ्री ब्रदरहुड अलायंस जो है, उनके दो टेररिस्ट ग्रुप जो है, रेबेलियन ग्रुप्स जो है, वो उस जगह को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, नॉर्थ ऑफ म्यांमार विच इज़ बॉर्डरिंग चाइना। तो उस जगह जब उन लोगों ने धीरे धीरे संभालना शुरू कर दिया तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने कहा कि इनको हाथ कर लेते हैं, तो ये जो है हमारा जो क्राइम हो रहा है, क्राइम को बंद कर देंगे, तो हमारा जो है मिलिट्री उंटा के साथ जो ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है वो आराम से चलेगा। ये बात हो गई। तो जब उसको पैसे देने शुरू कर दे, आर्म्स देना शुरू कर दिया, तो क्या वो मिलिटेंट ग्रुप पनपना शुरू कर दिया। जब पनपना शुरू कर दिया तो वो बिल्कुल मोटा ताज़ा हो गया और उसने बिल्कुल मिलिट्री उंटा को हराना शुरू कर दिया है। जब हराना शुरू कर दिया है, वो करीबन अभी म्यांमार का जो कैपिटल है नैप-ई-डॉ ये जगह है, तो उससे 300 किलोमीटर दूर अभी ये मिलिटेंट ग्रुप है। जब ये हालत हो गया तो चाइना का दिमाग घूम गया। चाइना ने कहा कि मेरे तो इतने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मेरे इतने सारे चीज़ें चल रही हैं, अभी मिलिट्री उंटा अगर चला गया तो ये रेबल ग्रुप्स टेक ओवर कर लेंगे। तो उसने क्या किया है, रेबल ग्रुप्स को जो फंडिंग कर रहा था और जो कुछ भी कर रहा था उसको अभी बंद कर दिया है। और जो जिस बॉर्डर के जिस एरिया में ये रेबल ग्रुप्स कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ से ट्रेड करना भी उसने बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ, चाइना को लग रहा है कि इनको खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा अपना जो एडवांस है टुवर्ड्स दी कैपिटल
कि मंडले एक बहुत बड़ा सिटी है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू शंघाई जिसे बोलते सकते हैं, चाइनीज़ लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट टू शंघाई ऑफ चाइना। तो उस शहर तक वो पहुंचने वाले हैं, दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसके बाद रंगून है, तो उससे पहले वाला शहर वो पहुंच जाएंगे, इसीलिए चाइना उनको रोकना चाहता है। तो ये बात हो गई। अब जब ये बात हो गई है तो अभी क्या है, अभी माहौल ऐसा है कि चाइना अभी बोल रही है कि मैं अपना प्राइवेट सिक्योरिटी जो है फोर्सेस मैं वहाँ भेजूंगा, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहा है चाइना का उसको वो सेफगार्ड करेगा। ये वही हालत हो गया है जो कि उसका पाकिस्तान में हो रहा है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उस पर अटैक्स हो रहे हैं, तो अभी चाइना क्या है अपना प्राइवेट आर्मी भेजेगी, वो बातचीत चल रही है। तो वही चीज़ अभी म्यांमार में भी हो रहा है। तो चाइना का बेसिकली इंटरेस्ट ये है, मैं बता दूं कि चाइना से म्यांमार के थ्रू इंडियन ओशन रीजन पहुंचने के लिए बहुत ही कम डिस्टेंस पड़ता है। तो अगर वो उस इलाके को अपने कब्जे में या अपना जो है दोस्ताना एक सरकार बिठा सकता है म्यांमार के भीतर, तो ये उसका जो कॉरिडोर है एकदम नज़दीक पड़ जाता है इंडियन ओशन रीजन। तो उससे क्या होगा, वो कंट्रोल कर सकता है ये पूरा चैनल, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ से वो जाना। तो उसका ट्रेड कॉमर्स देखिए, पाकिस्तान की तरफ से एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा है और म्यांमार के तरफ से निकल रहा है, तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो भारत भी इसके ऊपर नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। तो भारत ने भी अपना कसर बाकी नहीं छोड़ा है। पहले तो भारत मिलिट्री उनटा से भी दोस्ती कर रखा था, क्योंकि ना देखिए म्यांमार का ये है कि म्यांमार का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से शेयर करता है, वो भारत से शेयर करता है, वो आपका चाइना से शेयर करता है, लाओस से शेयर करता है और थाईलैंड से शेयर करता है। छोटा देश हो सकता है लेकिन 5 देशों के साथ उसका बॉर्डर शेयर कर रहा है। और भारत के साथ उसका क्या है कि ना देखिए, अगर अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, नागालैंड है, फिर मिज़ोरम है, मणिपुर है, ये 4 स्टेट्स जो है आपके म्यांमार के साथ सटा हुआ है बॉर्डर। तो हमें भी उनके साथ दोस्ताना रिलेशनशिप रखना है। अब इसके साथ साथ अभी भारत ने जो है इनका रेबल ग्रुप जो है, अराकान आर्मी हो या नॉर्थ में साइड में जो रेबल ग्रुप्स है, उनके साथ भी अपना दोस्ताना हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उनके साथ कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी या बातचीत शुरू हो गई है। वो बात अलग है, लेकिन भारत भी अभी अपना जो स्टेक है म्यांमार के भीतर वो छोड़ना नहीं चाहता है। अब आते हैं तीसरे जो है, उसमें 2 लोग हैं, उसमें है 2 देश है, एक है यूनाइटेड स्टेट्स और एक जापान। जापान की बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की बात। यूनाइटेड स्टेट्स का क्या है, आप लोग अगर को रिलेट करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। इसमें क्या है, आप लोगों को पता है कि नहीं, म्यांमार की जो प्रेसिडेंट थी ऑन सान सू की, आप लोगों को पता है वो एक नोबेल पीस लॉरेट है, नोबेल पीस प्राइज उनको मिला है और उनको बिठाया गया था एज द हेड ऑफ म्यांमार बर्मा। वो अमेरिका के एजेंट के तौर पे काम कर रही थी, जो कि चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं था। दूसरी बात मैं यहाँ पे यही मेंशन कर देता हूँ कि बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा के एक नोबेल पीस लॉरेट जो है मोहम्मद यूनिस, उनको बिठाया गया है। आप कड़ियाँ जोड़िए, वहाँ पे भी एक नोबेल पीस प्राइज विनर को बिठाया अमेरिका ने, बांग्लादेश में भी एक नोबेल पीस प्राइज को बिठाया। ये एसेट्स वो क्रिएट करते हैं अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए, जब कभी भी इस्तेमाल की जा सके। तो ये पहले ये इसको आप याद रखिएगा, फिर मैं बाद में बताऊंगा। तो अब क्या है, जब तख्ता पलट हो गया तो ये जो रेबल ग्रुप है, पहले तो अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा था, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट वगैरह, तो सिंगापुर ने बंद कर दिया लॉजिस्टिक्स जो सपोर्ट जा रहा था। सिंगापुर ने कहा कि मेरी धरती को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ये सपोर्ट के लिए। तो अमेरिका ने कोशिश करी थी भारत को रिक्वेस्ट करने में, लेकिन भारत भी क्यों करेगा इन सारी चीज़ों में इतना। तो नहीं, हमारा म्यांमार के साथ हर दशकों से अच्छे रिश्ते हैं, हम उसको बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। हमारे साथ ट्रेड रिलेशनशिप भी अच्छा है और ऐसे भी हमारे साथ उनका बहुत अच्छा बनता है। अब अमेरिका क्या कर रहा है, ये कर रहा है, अमेरिका सोच रहा है कि ये जो रेबल ग्रुप्स है ये बोल रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, उनको फ़ायदा मिलेगा कि उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट, आर्म्स, एम्युनिशन सब कुछ मिलेगा। ये है अमेरिका का इंटरेस्ट। क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि चाइना का डायरेक्ट एक्सेस मिले इंडियन ओशन रीजन में थ्रू म्यांमार। तो इसी जो है कश्मकश में इनके दोनों के लड़ाई में, ये एक्चुअली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का खेल है यहाँ।
अमेरिका नहीं चाहता है कि जो ये साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का पकड़ हो या पैसिफिक रीजन तक उसका पकड़ रहे। इसीलिए चाइना म्यांमार के, और भारत भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की ओर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर और म्यांमार की थ्रू एक इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना का बने, ये भी नहीं चाहेगा। अब यहाँ आप लोगों को पता है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को पता होगा कि शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उनको कहा गया था कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड दिया जाए एक बेस बनाने के लिए, एक गोरे आदमी ने कहा था। मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वीडियो देख लीजिए, आपको पता जाएगा कहानी क्या है। तो उनका इशारा था यूनाइटेड स्टेट्स की ओर, क्योंकि ना 2021 में जब तख्ता पलट हो गया और चाइना हावी हो गया म्यांमार के ऊपर, तब क्या हुआ ना, तब इनको चाहिए था अमेरिका को कि बेस मिल जाता, तो वहाँ से सेंट मार्टिन आइलैंड जो है, ये जो रकाइन स्टेट है ना, एकदम नज़दीक है, सटा हुआ है, ये चिटागोंग के अंडर ही आता है जो, तो इसलिए वो बोल रहा था कि यहाँ पे बेस बनाया जाए, तो फिर ये रकाइन स्टेट में हलचल मचाल देंगे, तो सारे रोहिंग्या भी वापस चले जाएंगे। तो रोहिंग्या अगर वापस चले गए तो पॉपुलेशन बढ़ गया ना, तो फिर अपने कब्जे में होगा ये पूरा इलाका। क्यों ना, ये मिलिटेंट्स को इस्तेमाल करके अमेरिका, देखिए मैं बताऊंगा अब क्या है ना, अब सेम चीज़ जो है ये मोहम्मद यूनुस साहब करने की कोशिश कर रहे हैं कि रोहिंग्या को कैसे भेजा जाए म्यांमार के भीतर, और वो दुनिया भर में घूम रहे हैं। अभी D8 कंट्रीज़ का एक समिट हो रहा है, मुसलमान देश जो हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, इजिप्ट, ये सारे मिलके ये एक कर रहे हैं एक मीटिंग। उसमें भी मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा कि देखिए इन चंद दिनों में अभी 80,000 रोहिंग्या फिर से म्यांमार से आ गए हैं। मलेशिया के एजुकेशन मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि कुछ कीजिए आप लोग सारे मिलके, हम दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करेंगे और बोलेंगे कि रोहिंग्या को वापस भेजा जाए म्यांमार में, तो इसका हम प्रबंध करेंगे। तो ये मौका ढूंढ रहे हैं अभी मोहम्मद यूनुस साहब कि किसी भी तरह एक जो है एक तनाव छेड़ दे वो म्यांमार के साथ, अपने आर्मी को म्यांमार के साथ भिड़ा के एक छोटा मोटा स्कर्मिश या युद्ध टाइप शुरू कर दे। तो इससे क्या होगा, फिर इससे वो क्या करेंगे, आर्म्स एंड एमुनिशंस खरीदेंगे। अभी देखिए उन लोगों ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना शुरू कर दी, वहाँ से आर्म्स एंड एमुनिशंस खरीद रहे हैं। कहाँ अभी इस्तेमाल हो रहा है, अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं शायद ये जो रोहिंग्यास को ट्रेनिंग देने में, और शायद वो इस्तेमाल होगा म्यांमार के अगेंस्ट। कुछ नहीं बोल सकते हैं। और अभी जब छिड़ जाएगा, अगर वो छेड़ देंगे एक युद्ध, छोटा मोटा युद्ध भी, फिर क्या बोलेंगे कि दुनिया भर की जो है ना सहानुभूति वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो युद्ध छिड़ जाएगा, तो अमेरिका को बोलेंगे कि आप आइए मेरे देश में बेस बनाइए और युद्ध कीजिए, और म्यांमार को जो है रेबल ग्रुप को अब ख़त्म कीजिए, या हुंटा को ख़त्म कीजिए, किसी को भी ख़त्म कीजिए, मैं अपना जो है इलाका दे रहा हूँ आपको। अमेरिका को ये बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि युद्ध चलेगा और ये जो शरणार्थी वापस जाना, ये सारे झंझट झमेलों में पड़ जाएंगे। तो वो बोलेंगे कि देखिए हमारे ऊपर तो इतना इंटरनेशनल प्रेशर है और युद्ध छिड़ गया है, तो हम अभी इलेक्शंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका का अभी एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है। अमेरिका का क्या प्रॉब्लम है, अभी अमेरिका आके यहाँ घुस नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, वो यूक्रेन में जो है वॉर फंडिंग कर रहा है। ऊपर से मिडिल ईस्ट में उसने क्या किया हुआ है, उसने सीरिया में वो घुसा हुआ है, वहाँ पे एक ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट उसने किया हुआ है। रशिया बहुत चालाकी करके असद को वहाँ से निकाल लिया। तो अभी अमेरिका जो है उसके बिल्कुल उस पर इन्वॉल्व हो गया है। अभी अमेरिका जो है बहुत प्रॉब्लम में है। अभी येमन का सिचुएशन होगा, कुर्दिश सिचुएशन होगा, बहुत सारे सिचुएशन, इसीलिए तो वो यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे वो एक लेजिटिमेसी देने की कोशिश कर रहा है कि जो ये मिलिटेंट ग्रुप जो टेक ओवर किया है सीरिया में, उसको कैसे एक लेजिटिमेसी दिया जाए, एक पीस आ जाए, फिर वो दूसरे जमेलों में घुसेगा। अब वक्त बहुत कम है, ट्रंप आने में सिर्फ और 30 दिन बचे हैं। अब इस सिचुएशन में अगर मोहम्मद यूनुस साहब कुछ कर पाते हैं तो सही है, वरना वो दूसरा और कोई रास्ता ढूंढेंगे इलेक्शन को शिफ्ट कराने में। लेकिन उनका जो है मंसूबा है कि किसी भी तरह एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए बांग्लादेश के भीतर, जिससे कि उनका टेन्योर जो है और खींचे। तो ये जो है, जो लोकल बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस को, उनको एक लॉलीपॉप दिखा दिया कि देखो हम इलेक्शंस करेंगे 2025 एंड या 2026 के पहले 6 महीने के भीतर, लेकिन असली में कोई इलेक्शंस होने वाला ही नहीं है अगर ये प्लान उनका बैठ जाता है। तो
ये अभी सिचुएशन है और भारत जो है अभी बिल्कुल नज़र रखा हुआ है। और एक बड़ी अच्छी बात और एक बहुत मज़ेदार बात ये है कि उन लोगों ने क्या किया हुआ है, उन्होंने भारत के साथ जो बांग्लादेश ने भारत के साथ जो त्रिपुरा बॉर्डर है, वहाँ से उनका जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स है, उनको उन लोगों ने हटा लिया है, उनको रिप्लेस कर दिया है अपने आर्मी के साथ। अब अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, वो अभी 3 दिन के दौरे पे जा रहे हैं त्रिपुरा। अब क्यों जा रहे हैं, किस रीज़न के लिए जा रहे हैं, वो एक अलग बात है, अलग टाइम पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है, अभी ये सिचुएशन है बांग्लादेश में और आगे-आगे हम देखेंगे होने वाला क्या है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक नमस्कार।